हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैंग्रीन कहानी। ठीक है, इसके लेखक हैं अज्ञे जी और इसको उन्होंने डलहौजी जेल में रहते हुए लिखा था। डलहौजी जेल में रहते हुए लिखा था। ठीक है। अब जो इसका पहले नाम था रोज, और जब 1990 का संस्करण आया इस कहानी का तो उसमें इसका नाम कर दिया गया गैंग्रीन। ठीक है। चलिए, तो कहानी शुरू करने के पहले एक चीज़ कि आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम इसके शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे इस कहानी के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ अप्रस किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख निद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। ठीक है। फिर भीतर पहुंचकर मैंने भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लेखक जो हैं गे जी जो हैं वो गए हैं किसके घर? मालती के घर गए हैं। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको आगे कहानी में कि मालती कौन है। वहां पर वो पूछ रहे हैं कि वे, ये है ना, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि वे यहाँ नहीं है, मतलब ये पति के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मालती के पति के बारे में। तो मालती कहती है कि अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। मतलब मालती के पति कितने बजे आता है? 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे आता है। ठीक है, 1:30-2 बजे आते हैं मालती के पति। ठीक है। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। अब ये जो मालती है वो बता रही है कि, मालती क्या बता रही है? मालती बता रही है कि वो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। ठीक है। मैं हूँकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। मालती कौन है? मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। ठीक है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। अब यहाँ पर ये मालती जो है वो लेखक की क्या है? दूर के रिश्ते की बहन है, पर लेखक उसे सखी के रूप में सखी मानता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं। व्यवहार में सदस्य सखी की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहा है मालती को देखकर। और लेखक कितने वर्ष बाद आया है मिलने? 4 वर्ष बाद। पहले जब मिला था लेखक, मालती से मिले थे, तब वह क्या थी? लड़की थी। अब क्या है? विवाहिता है और एक बच्चे की माँ है। कितने बच्चे की माँ है? एक बच्चे की। ठीक है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बैठ बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। बच्चे का क्या नाम था? टीटी नाम था। ठीक है। मैंने उसे बुलाया मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वो आसा सा होकर कहने लगा,
अब यहाँ पर एनटीए पूछ सकता है कि बच्चा कैसी आवाज़ें निकाल रहा था, तो ठीक है। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा, थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ किंतु उसके बाद मुझे एकाएक ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ, कैसे आया। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? विवाह को कितने वर्ष हो गए हैं मालती के? 2 वर्ष। ठीक है। या मुझे दूर या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, ठीक है। यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर लीं। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनरुज्जीवित जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर स्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से। यद्यपि वह सारा प्राप्त बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। ये कौन सोच रहा है? ये लेखक सोच रहे हैं मालती को देखकर। तब किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। ठीक है। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचाना था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। मालती के पति कितने बजे आते हैं डिस्पेंसरी? 7 बजे। और आते कितने बजे हैं? 1:30 या 2 बजे। ये इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? महेश्वर। और काम क्या है? सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्ती रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। ठीक है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में ली हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। क्या हो गया है? गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर
शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहां बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रौब तो ना जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कथन इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? मालती का है। किससे? लेखक के साथ। ठीक है। और कहानी कौन सी है? गैंग्रीन कहानी है। ठीक है। और मालती को आए कितने दिन हो गए हैं? यहाँ पर 15 दिन हुए हैं। ठीक है। मैंने पूछा, नौकर नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लेट लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों? पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। पानी कितने बजे आने वाला है? 7 बजे आने वाला है। ठीक है। चलिए। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंसी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गए। अब लेखक जाकर क्या भेजेगा? मालती के लिए पुस्तकें भेजेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा गया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं। भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह। क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, निरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मैंने इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे, जब किसी के आने के आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ।
आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ, मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन। हर दूसरे तीसरे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। अभी क्या हो रही है? बातचीत हो रही है महेश्वर के बीच में, मालती और लेखक के बीच में। ठीक है। महेश्वर हंसे, बोले ना काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। अब नल की आवाज कैसे आ रही थी? टिप टिप। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने के तो मच्छर भी बहुत हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। तो महेश्वर क्या लाए थे? महेश्वर आम लाए थे। ठीक है। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वो लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अम्मियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिन्न मन तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य उसके 10 पन्ने, 20 पेज फाड़कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा, तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? तभी महेश्वर तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्र की और भोजन की और एक दूसरे को कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और
मोज जामा बिछाकर उसे उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। लेखक कितने मील पैदल चलकर आया था? 18 मील। ठीक है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर, पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तल पर जो चमगादड़ नीरो उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा, और वह एकाएक मानो किसी सैसोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे की। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और यह अभी, यह तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर ये जो है ना कथन, ये इंपॉर्टेंट है। किसका है? लेखक का कथन है। किसके संबंध में? मालती के संबंध में है। लेखक सोच रहे हैं मालती के संबंध में। ठीक है, ये कथन इंपॉर्टेंट है। और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। ये भी एक कथन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फगोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो यहाँ पर कहानी कंप्लीट होती है। अब ये बेसिकली अगर कहानी का कथ हम देखें तो कहानी का कथ क्या है? कहानी का कथ है कि मतलब जीवन में अगर कोई चीज, हमारे जीवन में अगर जीवन जो है, तो जीवन में अगर कोई चीज क्या हो रही है, प्रतिदिन हो रही है वही वही चीज, मतलब प्रतिदिन हो रही है वही वही चीज हमें करना पड़ रहा है, तो एक समय के बाद आदमी क्या हो जाता है, उससे उगता आ जाता है। उसमें क्या आ जाती है, जीवन में क्या आ जाती है, निरस्ता आ जाती है। और इसीलिए इस कहानी का नाम भी क्या है, रोज है, कि भाई ऐसा तो रोज ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है। और फिर जीवन की जो विसंगतियां हैं, जीवन की जो विसंगतियां जो हैं, उससे व्यक्ति इतना इतना क्या है कि मतलब इतना पीड़ित है, दुखी है, या क्या कहें, त्रस्त है,
कि उसे मतलब हर चीज़ क्या हो रही है, नीरस लगने लगती है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं ना कि मालती जो कि एक माँ है, वो मतलब अपने जो पहला बच्चा है, उस बच्चे के बारे में ऐसा क्या कैसे सोच सकती है कि ये तो रोज़ ही गिरता है, इसे तो चोट लगती ही रहती है। मतलब वो इतनी संवेदनहीन हो गई है कि घटनाओं के घटने का जो है, मतलब जो प्रक्रिया है, वो लगातार वही-वही घटनाएँ इतनी बार घट चुकी हैं कि वो क्या हो रही है, कोई उसे रस ही नहीं रह गया उन घटनाओं के प्रति, कोई उसे अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये इस कहानी का मुख्य कथ्य है। अब इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं, इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट नोट थे, वो क्या था कि इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, रचनाकार अज्ञे जी हैं और प्रमुख पात्र कौन है? मालती है, महेश्वर हैं, लेखक हैं और टीटी है। टीटी है, ठीक है। चौथी चीज़ है कि टीटी की आवाज़ क्या थी? ऊहू ऊहू थी, ऊहू ऊहू आवाज़ कर रहा था टीटी, ठीक है। और जो अ, महेश्वर हैं वो क्या है? सरकारी डॉक्टर हैं, डिस्पेंसरी में कितने बजे जाते हैं? 7 बजे सुबह जाते हैं और 1 डेढ़ बजे या 2 बजे लौट कर आते हैं वहाँ से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं। अब हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं कहानी के अपने, ठीक है। कहानी के नोट्स जो हैं तो हाँ, ये हमारी कहानी है और इसके हम कुछ नोट्स देखेंगे तो इसके कुछ नोट्स देखिए तो नोट्स में क्या है? गैंग्रीन रोज बिंदु को डलहौजी किसको लिखा है? ने बिंदु को लिखा है डलहौजी जेल में 1931 ईस्वी में। कहानी संग्रह पिपथका और जयदोल, जो रोज नाम था जब इसका, तब ये किसमें संग्रहित थी? विपथका नाम के कहानी संग्रह में, ठीक है। जब इसका नाम गैंग्रीन पड़ा तब इसे किसमें संकलित किया गया? जयदोल कहानी संग्रह में। ये दोनों कहानी संग्रह अज्ञे जी के हैं, ठीक है, 1937 ईस्वी में, ठीक है। अभी कहानी संग्रह की जो है तो कहानियाँ जो जयदेव कहानी संग्रह है, सॉरी जो पथका कहानी संग्रह उसमें ये संकलित कहानियाँ हैं, 12 जो कहानियाँ हैं वो संकलित हैं, ठीक है। अब इसका पहला संस्करण 1937 ईस्वी में रोज नाम से आया था और जो 5वां संस्करण 1990 में आया उसमें इसका नाम क्या कर दिया? गैंग्रीन कर दिया गया, ठीक है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? इसके पात्रों को देखें तो मालती है, लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है, महेश्वर की पत्नी है, टीटी की माँ है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, विवाह के 2 वर्ष बाद। महेश्वर मालती का पति है, टीटी का पिता पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं और 1:30-2 बजे आते हैं, ठीक है। टीटी मालती और महेश्वर का पुत्र है। यह जो है कहानी मैं शैली में लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं शैली में संवादात्मक कहानी है, ठीक है। मोटर का स्पीडोमीटर का जिक्र आया है कहानी में और कहानीकार के रूप में अज्ञे की दृष्टि मुख्यतः व्यक्ति चरित्र की ओर रही है। व्यक्ति के स्वभाव और कर्म प्रेरणाओं का सूक्ष्म विश्लेषण उनकी कहानियों में मिलता है। ये अज्ञे स्वयं कह रहे हैं अपनी कहानियों के बारे में। तो ये आपके क्या हो गए? नोट्स हो गए गैंग्रीन कहानी के, ठीक है। और ये आपकी गैंग्रीन कहानी के नोट्स हो गए और हमने गैंग्रीन कहानी भी देख ली। चलिए तो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ये हमारी गैंग्रीन कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपको क्या कर देना है? लाइक करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।